नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, अपना ध्यान रखते होंगे और घर पे रहते होंगे। लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। चलिए पार्ट 6 कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज का लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 106। हम कंटिन्यूअसली जितने क्वेश्चंस हैं उसी को हम उसी सीरीज में लेके चल रहे हैं और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा और नहीं कमेंट तो मेरा नंबर जिनके पास है मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए हमने इस बार क्या किया है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट आंसर्स को आंसर में कन्वर्ट कर दिया। एमसीक्यू जितने भी मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस थे उन सबको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। चलिए इस क्वेश्चन में बोला गया था कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना था, मैच करना था। और लिस्ट 1 में दिया था इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुप्स और दूसरी तरफ था ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कब बने थे। तो यूरोपियन यूनियन पहला जो है, यूरोपियन यूनियन कब बना। यूरोपियन यूनियन एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था ये यूजीसी नेट 2014 दिसंबर में पूछा गया था। तो ऑप्शन इसमें 1992 दिया था, 1973, 85 और एक और कोई ऑप्शन दिया था। तो बेसिकली इसका 1992 ऑप्शन आंसर है और जो अवेलेबल है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो 1 नवंबर 1993। इसका जो हेड ऑफिस है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ये यूरोपियन यूनियन। और बेसिकली एक चीज बता दें, अब यूके इसका पार्ट नहीं रह गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA। ये 1960 में बना था, 1960 में बना था, 3 मई 1960 को। और इसका हेड ऑफिस जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट, कैरेबियन कम्युनिटी, कैरिकॉम इसको बोलते हैं, इसको नाम दिया था कैरिकॉम। मैरीकॉम से याद रख सकते हैं आप लोग, कैरिकॉम। ये 1973 अगस्त 1 1973 को स्टैब्लिश किया गया और इसका जो हेड ऑफिस है वो जॉर्ज टाउन गुयाना में है। क्लियर। फिर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हमारे इंडिया भी इसका मेंबर है और जो इधर उधर आस पास जो लोग हैं इसको हिंदी में दक्षेस बोलते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985 को हुआ और इसका हेड ऑफिस ढाका में है, बांग्लादेश। क्लियर। WTO के ऑब्जेक्टिव्स बताने थे, इसमें से कौन कौन से थे, तो हमने वो ऑप्शन ही हटा दिए। यहाँ पर सिर्फ हमने ये बताया कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, वही मैंने सेट कर दिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स रेगुलेशंस को सेट करना और उन्हें एग्जीक्यूट करवाना। क्लियर। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका है कि टू प्रेजेंट अ पैनल फॉर निगोशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग एडिशनल ट्रेड लिबरलाइजेशन। क्लियर। और ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना इसका एक ऑब्जेक्टिव भी है। एक और ऑब्जेक्टिव है कि इसके लिए डिसीजन मेकिंग मेथड्स को और इम्प्रूव और क्लैरिटी प्रोवाइड करना। ये डिसीजन मेकिंग ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से ही रिलेटेड होती है क्योंकि WTO का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो रहा है उसको इजी बनाना, उसमें जो जितनी भी दिक्कतें, बैरियर्स आते थे उन बैरियर्स को कम करना। WTO बना कब था? 1995 में। और ये इसने किसको रिप्लेस किया था? गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्लियर। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो बिजनेस के आउटर एरिया में, आउटर या इंटरनल एरिया में, बिजनेस के आसपास जितना भी वर्किंग कंडीशंस हैं या फिर लोगों का इंटरफेयर है, ये सारे भी जो फैक्टर्स पाए जाते हैं आसपास जो उसकी इफेक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग एनवायरनमेंट। ये बेसिकली दो टाइप के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। माना जाता है कि इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है उसको बिजनेस काफी हद तक सॉल्व कर सकता है, उससे निजात पा सकता है। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके हाथ में नहीं होता, उसको वो कोशिश करता है कि उसको कम से कम किया जा सके। तो इसमें इन्होंने पूछा इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा है, तो पहला बिजनेस एथिक्स और मोरल स्टैंडर्ड। अब पहली बात आप कहेंगे ये कैसे इंटरनल एनवायरनमेंट, तो आप जब बिजनेस चला रहे हैं तो किसी की कॉपी नहीं, किसी का इनोवेशन को कॉपी नहीं कर पाएंगे आप अगर बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहे हैं आप। और आप एक क्वालिटी लेवल का प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि मॉरल स्टैंडर्ड पे फोकस करता है और ये इंटरनली ही है। ठीक है। जो बिजनेसमैन है वो अपने यहाँ इस चीज के लिए रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाता है।
मैनेजरियल पॉलिसीज, मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है, कैसे डिसीजन लेता है, कैसे वर्कर के साथ पार्टिसिपेट करता है, कोऑपरेट कर पाता है या नहीं कर पाता, सुपरवाइजर्स कितने रखें, एडवाइजर्स कितने रखें, दीज आर द पार्ट ऑफ मैनेजरियल पॉलिसीज, और ये भी एक इंटरनल एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, जितना भी बिजनेस का विकास होगा वो इंटरनल पॉलिसीज पे ही डिपेंड करेगा ज्यादातर। आप कहेंगे कि पूरी तरीके से नहीं करता, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी इसको अफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस के इंटरनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को सुधार करे। इंडस्ट्रियल रिलेशन, अब ये तभी संभव है जब मैनेजमेंट या बिजनेसमैन चाहे कि दूसरे इंडस्ट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसे गवर्नमेंट ने बनाए, इस पे कोई भी असर नहीं होता है बिजनेस का, बिजनेस पर इसका असर पड़ता है और बिजनेस इसको बना नहीं सकता। बनाएगा कौन? गवर्नमेंट। कैसे? पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में एक्ट पास करके। क्लियर? तो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आता है? बिजनेस एथिक्स एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स, बिजनेस एंड मैनेजरियल पॉलिसीज, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये क्वेश्चन दिया था यूजीसी नेट 2014 दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर में, कि इसमें से बताना था कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला जो फाइनेंस कमीशन था, बता दें आर्टिकल 280 संविधान का, हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 बताता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि ये एक संवैधानिक संस्था है जिसे गवर्नमेंट फॉर्म करती है हर 5 साल पे। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन फर्स्ट, ये सही है, 1951 में बना, 53 में इसने रिपोर्ट सबमिट करी और इसके अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे। सेवेंथ फाइनेंस कमीशन 1977 में बना, 1978 में 1 साल में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, और जेएम शेलत इसके चेयरमैन थे। एक चीज और बता दें आपको कि फाइनेंस कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है इसके सेटअप का, वो होता है स्टेट और सेंटर के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस में सुधार करने के लिए। ठीक है, 11वां जो था फाइनेंस कमीशन, वो 1998 में बना और 2000 में इसने रिपोर्ट सबमिट की। इसके जो अध्यक्ष थे वो एएम खुसरो थे, ना कि एनकेपी साल्वे। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो था ये गलत था, बाकी सही है। 13 जो बना फाइनेंस कमीशन 2007 में बना, 2009 में इसने रिपोर्ट पब्लिश की और इसके बीएल केलकर इसके अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही साथ 14th फाइनेंस कमीशन 2013 में बना, वाईवी रेड्डी जो गवर्नर भी रह चुके हैं हमारे आरबीआई के, इन्होंने 2015 से 20 के बीच में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। 15वां जो फाइनेंस कमीशन था 2017 में बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी भी चालू रहेंगी। एनके सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह इसके अध्यक्ष रहे और 2020 से 25 तक इसके रिकमेंडेशंस को माना जाएगा। क्लियर? मैंने ये करंट वाली इसलिए भी प्रोवाइड करी क्योंकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही देख लीजिएगा। और बेसिकली बता दें ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाएं। क्वेश्चन में बोला गया अ फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स केयरफुल स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू। जो फ्लेक्सिबल बजट है वो किस टाइप के एक्सपेंसेस को कैसे क्लासिफाई करता है? तो सीधी सी बात बता दें, जो फ्लेक्सिबल बजट होता है उसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं और वेरिएबल एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं। मैं जब आपको बजट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इसकी सारी क्लासिफिकेशंस बताऊंगा। बेसिकली यही 3 क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहले फिक्स्ड वाला पार्ट दिखाया जाता है, फिर सेमी वेरिएबल, फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस का पार्ट दिखाया जाता है, और प्रोडक्ट एक्सपेंसेस से इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। किस चीज का? अ फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स केयरफुल स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू। जो फ्लेक्सिबल बजट है वो एक्सपेंसेस जो किए जा रहे हैं बिजनेस में उसको कैसे क्लासिफाई करता है और कैसे उनको अपने रिपोर्ट में शो करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स एट कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में 3 सेंटर को फोकस किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर। इसका ऑप्शन एक्चुअली कहीं कहीं पर आंसर इसका डिपार्टमेंट वाइज दिया था, और बाकी जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो कॉस्ट सेंटर वाइज है। आंसर ये सही है, आप देखिएगा अगर आपको लगता है
हाँ, तो इसका आंसर जो था कॉस्ट सेंटर वाइज, अगर आपको लगता है डिपार्टमेंट वाइज इसका आंसर है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और मैं एक बार फिर इसको देखूंगा और आंसर अगर डिपार्टमेंट वाइज होगा तो मैं जरूर क्लियर करूंगा। बाकी फंक्शन वाइज और प्रोडक्ट वाइज इसका आंसर नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 112, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड एज। ये क्वेश्चन शायद ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले किसी सीरीज में मैंने कवर किया था, आप देखिएगा। इसका जो आंसर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का आंसर होता है नेट प्रॉफिट रेशियो इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर। तो बाकी इनसे कोई दिक्कत नहीं, ये इनके आंसर नहीं है, गलत है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है? अगर आपको अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी है और इंफॉर्मेशन के केस में आपको दिया है नेट प्रॉफिट रेशियो एंड कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो एक चीज बता दें, जो हमने स्टार्टिंग में डाले थे बीईपी एनालिसिस के तीन पार्ट या 4 पार्ट, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले आपसे डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले हमने बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस जो होता है वो कैसे निकलता है? सेल्स में से अगर हम बीईपी माइनस कर दें, सेल्स में से अगर हम बीईपी माइनस कर दें तो आपके सामने क्या आ जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक तो ये फार्मूला था। दूसरा फार्मूला एक ये भी मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दें तो भी हमारे सामने मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्लियर हो जाएगा। आप कहेंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, ये किसका फार्मूला है? तो ये फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का, वो भी यूनिट में। अगर बीईपी इन यूनिट्स निकालना है तो आप फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करिए। साथ ही साथ ये किसी का ऑप्शन आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है, ठीक है, ये अकाउंटिंग रेशियोज का पार्ट है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट दिए परसेंटेज में तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 114, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो होता है सब्सिडी कंपनी का, जब सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करती है एक होल्डिंग कंपनी, तो उससे पहले जितना भी प्रॉफिट होता है उससे पहले की एक्टिविटीज में वो ना ही रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, गुडविल तो हो नहीं सकता। गुडविल का पार्ट कैसे निकाला जाता है? असेट्स को खरीदा, लाइबिलिटीज को पेमेंट किया, और अगर जो नेट पेमेंट करना था असेट्स का उससे अगर हमने ज्यादा किया तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ गुडविल। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, और प्री एक्विजिशन किसका? सब्सिडरी कंपनीज का। क्वेश्चन लास्ट है, चलिए इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरीज, जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वहां पर जो इंटरमीडियरीज होते हैं कॉर्पोरेटिव सिक्योरिटीज में इंडिया में, वो कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इंटरमीडियरीज नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? फाइनल लोग होते हैं जो जिनके लिए जॉबर्स, ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स, ये सब लोग मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। जॉबर्स कौन होते हैं? जॉबर्स वो व्यक्ति होते हैं जो अपने लिए खुद ट्रेड करते हैं, ना कि ब्रोकर्स के थ्रू नहीं करते हैं, ये अपने आप डायरेक्ट जा करके स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स की। ब्रोकर्स अपनी इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स के लिए ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और सब ब्रोकर्स के लिए ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इन्हीं अपॉइंट किया है ब्रोकर्स ने। ये कहीं भी अपॉइंटेड नहीं होते डायरेक्टली, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होते हैं, लेकिन इनकी मेंबरशिप होती है, बट ये ब्रोकर्स के बिहाफ पे काम करते हैं और इनकी किसी भी एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार जो होते हैं ब्रोकर्स होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो सब पसंद आया होगा, और प्लीज वीडियो को, हमारे चैनल को, स्कॉलर्स नॉलेज को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि दूर दूर तक नॉलेज पहुंच सके। और एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करके देखें, ताकि, क्योंकि सुनने से मानते हैं बहुत जल्दी याद होता है लेकिन टाइम जरूर लगता है। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, लेकिन इस समय एक स्टेज पे हूँ। आशा करते हैं आप लोगों का भविष्य अच्छा रहेगा, और खूब पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।